कहते हैं कि दुश्मन देश से बाहर ही नहीं होता बल्कि देश के अंदर भी होता है। आज ऐसे ही दुश्मनों को एक्सपोज करने का दिन है। आज हम एक ऐसी साजिश को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है, जिसके निशाने पर सनातन धर्म भी है। इसमें वो जहरीली बयानबाजी भी है जिसमें रामचरितमानस से लेकर भगवान राम और माता सीता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात तुर्की की, जहां की संसद में हाल ही में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, लेकिन इस बात पर बहस के लिए नहीं कि उनकी अर्थव्यवस्था गर्त में है या महंगाई पर आसमान छू रही है वहां पर, बल्कि इस चर्चा का विषय था यहां पर कश्मीर। तुर्की से करीब 4,500 किलोमीटर दूर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां शांति और अमन पाकिस्तान और उसके कई साथी देशों की आंखों को चुभता है। इसलिए तुर्की की संसद में जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें कश्मीर की आवाज़ उठाने के लिए एक कमेटी बना दी गई। लेकिन असल में खबर सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे छिपा है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का एक खतरनाक मंसूबा, जिसके पीछे एक ऐसी ख्वाहिश जिसके कामयाब होने का मतलब है सिर्फ तबाही। ये सपना है खलीफा बनने का, और इसी को पूरा करने के लिए अब तुर्की ने कश्मीर को अपना वजीर बनाने की चाल चली। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर एर्दोआन का ऑपरेशन खलीफा क्या है, लेकिन उससे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर तुर्की भारत के खिलाफ कश्मीर को अपना वजीर क्यों बनाना चाहता है। दरअसल एर्दोआन को पता है कि कश्मीर के जरिए उन्हें मुस्लिम मुल्कों में भारत विरोधी माहौल बनाने में आसानी होगी। यूएन तक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कश्मीर भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। कश्मीर का मुद्दा उठाकर तुर्की पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच सहानुभूति चाहता है। कश्मीर के जरिए वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर खुलकर सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि तुर्की से अच्छी तरह ये जानता है कि खलीफा बनने की राह में भारत उसका सबसे बड़ा कांटा है। एक बात क्लियर है, कैसे तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी माहौल की जमीन पर अपनी साजिशों की फसल उगा रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ मौजूदा वक्त में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसकी टाइमिंग भी समझने की बहुत जरूरत है। दरअसल भारत दुनिया की दशा और दिशा तय करने वाले उस वैश्विक संगठन की मेजबानी कर रहा है जिसे G20 कहा जाता है। ठीक उसी समय BBC की एंट्री इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आ जाती है। जब ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का झंडा बुलंद हो रहा है तो तुर्की जैसे देश अपनी संसद में कश्मीर पर कमेटी बना रहे हैं। जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का बड़ा प्लेयर बन रहा है तो यही बात इस्लामिक देशों के एक धड़े को खटक रही है, जिसमें दो बड़े देश हैं, तुर्की और पाकिस्तान। दरअसल तुर्की जिस तरह से कश्मीर को लेकर एक्टिव है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ऑपरेशन खलीफा। खलीफा की लड़ाई इस्लामी वर्ल्ड को कंट्रोल करने की लड़ाई है, लेकिन इसका असर दुनिया के हर मुल्क पर पड़ेगा। एर्दोआन भी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो उनके खिलाफत वाले मंसूबों का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए एर्दोआन का एंटी इंडिया बार बार खुलकर सेंटीमेंट सामने आ जाता है। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर तुर्की ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का साथ देता है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ तुर्की के रिश्ते अच्छे हैं और तुर्की हमेशा इसे और बेहतर बनाने की कोशिश में रहता है। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान को अपना सबसे विध्वंसक TB2 ड्रोन दिया है। तुर्की ने भारत विरोधी एजेंडे के तहत भारत से भेजे गए गेहूं लेने से भी इनकार कर दिया। जून 2022 में तुर्की ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस होने का दुष्प्रचार भी किया था। यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि तुर्की में इस वक्त खाने पीने की चीजों की किल्लत है। महंगाई दर 85% के करीब है। बावजूद इसके तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ध्यान अपने देश की आर्थिक सेहत को सुधारने के बजाय साजिशों पर लगा हुआ है। तो कश्मीर तुर्की के रडार पर है। यह एक ऐसा सेंटर है जिसे तुर्की अपने एजेंडे को कामयाब बनाने का सबसे बड़ा हथियार मानता है। इसलिए वो खुलकर दुनिया के सामने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है। तो दुनिया की नजर अभी वॉर सेंटर्स पर टिकी है। कोई रूस यूक्रेन की ओर देख रहा है तो कोई चीन और ताइवान की तरफ, लेकिन किसी को वो बारूद नहीं दिख रहा जो धीरे धीरे जमा किया जा रहा है। ये बारूद है खलीफा बनने का, जिसका मतलब होगा मुस्लिम सुपर पावर बनना। दरअसल जो मुल्क और जो नेता खलीफा बनेगा वो दुनिया की मुस्लिम आबादी और मुस्लिम देशों का सरपरस्त यानी लीडर होगा। जो खलीफा बनेगा उसे मुस्लिम देश फॉलो करेंगे, यानी खलीफा के पीछे धरती के सभी मुस्लिम देश चलेंगे। जो खलीफा बनेगा वो दुनिया के दो बड़ी ताकतों यानी रूस, अमेरिका के बराबर अपनी सत्ता चलाएगा।
क्योंकि उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे धनवान देश होंगे। जो खलीफा बनेगा उसके हाथ में कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठनों और देशों का रिमोट कंट्रोल भी होगा। अब शायद आपको इल्म हो चला होगा कि आखिर खलीफा के लिए ये जंग क्यों की जा रही है। करीब 98 साल बाद एर्दोआन फिर तुर्की को खिलाफत का केंद्र बनाना चाहते हैं। खलीफा के पास कितनी ताकत होगी, इसे समझाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC से जुड़ी एक जानकारी आपको बता देते हैं। इस मुस्लिम संगठन में 57 देश हैं और खलीफा ही इसका हेड होगा। OIC में शामिल देशों की GDP दुनिया की कुल GDP का करीब 27% है। दुनिया के कुल निर्यात में OIC में शामिल देशों की हिस्सेदारी 10% है। OIC देशों की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 25% है। सोचिए, जो खलीफा बनेगा उसके पीछे 57 देश खड़े होंगे। खलीफा दुनिया के अर्थतंत्र को कंट्रोल करेगा। यही वो ताकत है जो 98 साल बाद एर्दोआन को खलीफा की जंग के मुकाम तक ले गई है। हालांकि मौजूदा वक्त में खलीफा बनना इतना आसान भी नहीं है और एर्दोआन ये अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आपको खलीफा से जुड़ा एक इतिहास भी बता देते हैं। दरअसल एक दौर में अरब के देश काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और उनका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। खलीफा बनने का मतलब था उस बड़े साम्राज्य की बागडोर को संभालना। इस मुस्लिम राज्य में सर्वोच्च पद पर जो उत्तराधिकारी नियुक्त होता था और संसार भर में वही मुस्लिमों का नेता भी माना जाता था, जिसे खलीफा कहते थे। सन 632 में समूचा अरब जगत इस्लाम के सूत्र में बंध चुका था। तब से इस सत्ता के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाने लगा। हालांकि 1517 से लेकर 1924 तक इस्लामी जगत पर ऑटोमन तुर्क का दबदबा रहा। वैसे 1924 में तुर्की का शासक कमाल पाशा ने अंग्रेजों के दबाव में आकर खिलाफत व्यवस्था का अंत कर दिया और तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर एर्दोआन के मन में खलीफा बनने की ख्वाहिश जगी है, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि उनकी हर एक साजिश पर भारत की नज़र है। ये भी तय है कि कश्मीर पर उनकी नई हिमाकत का जवाब भी उन्हें ज़रूर मिलेगा।